हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है क्रैकअप। मेरा नाम है आकाश और यहाँ पे फिजिक्स का आज है लेक्चर नंबर 6 ऑफ चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स और उसके बाद हम गॉस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे, गॉस लॉ जिसे हम कहते हैं। ठीक है, गॉस लॉ भी कहते हैं इसे, गॉस थ्योरम भी आप कह सकते हो, गॉस लॉ भी कह सकते हो। इन दोनों प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। और जो आप अपने पिछले 5 लेक्चर्स आपने अगर नहीं देखे हैं सो यहाँ पे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हो, क्योंकि 5 ही लेक्चर्स बहुत ज़रूरी थे, वो सब कूलम्ब्स लॉ के बेस थे। आज का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो चेंज कर देगा आपके कॉन्सेप्ट को, हैशटैग चेंज कॉन्सेप्ट चेंज, क्योंकि यहाँ पे अब हम कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से भूल जाएंगे कूलम्ब्स लॉ का। कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं, कोई कुछ नहीं। यहाँ से एक नई टॉपिक शुरू होगी, उसकी तरफ आज हम बढ़ेंगे और उसका थीम हम देते हैं चेंज कॉन्सेप्ट और चलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में समझते हैं। सो आज का अपना पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अपना दिमाग पूरी तरीके से आप चेंज कर लीजिए, अपना माइंडसेट चेंज करिए, क्योंकि अब तक 5 लेक्चर्स जो आपने पढ़ा है अब तक उसमें हमने कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ा था। आज जो हमारा कॉन्सेप्ट चेंज होगा, कैसे होगा, और उस नए नए चेंज कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इस पर पहला पॉइंट हम लिख लेते हैं कि इसको डिनोट किससे किया था। छोटे छोटे पॉइंट्स को लेकर चलते हैं, फिर आपको मैं गारंटी देता हूँ आपको सब समझ में आएगा। पहले लिख लेते हैं इसको डिनोट किससे किया था, तो हम लिख लेते हैं पहला लाइन कि डिनोटेड बाई फाई, या फाई का साइन जानते हो, ये फाई, इससे हम डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। ठीक है, एक पॉइंट और लिख लेते हैं, उसके बारे में स्टडी पूरी करेंगे। लिख लेते हैं इसको कहते कि ये होता क्या है, लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स is the number of फील्ड लाइंस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इसमें नहीं कंफ्यूज होना। लिंक्ड विथ द सरफेस, इस पर हम पूरी डिटेल डिस्कस करेंगे। पहले आप इतना समझिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो लिंक्ड हो किससे, सरफेस से लिंक्ड हो। इसको समझते हैं अच्छे तरीके से। आप लिंक भी लिख सकते हो और लिख सकते हो पासिंग थ्रू द सरफेस, उस सरफेस से पास भी कर रही हूँ। ठीक है, ये दोनों ही चीज़ें हम लिख सकते हैं, पासिंग थ्रू सरफेस। चाहे आप लिंक समझिए चाहे पास समझिए, दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं। अब समझते हैं होता क्या असल में, इसको समझते हैं। अभी आप डेफिनेशन आप खाली लिखने की थी, क्योंकि मैं बाद में लिखवाना नहीं चाहता कि कॉन्सेप्ट जो होता है अच्छे से जब बार देते रहें फिर बीच में लिखना नहीं पसंद, तो इसलिए आप कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास कहीं एक चार्ज का सोर्स है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कहीं से निकलती चली आ रही हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे आराम आराम से, आराम आराम से, आराम आराम से। मान लेते हैं 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। इनका डायरेक्शन आपको दिख रहा है, इस तरफ है। ठीक है, ये डायरेक्शन दिखा रहा है, इसको मत आप फील्ड लाइन समझ लीजिएगा, ये सिर्फ डायरेक्शन दिखा रहा है, मैं डायरेक्शन दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। रास्ते में सरफेस मीन्स होता है कुछ भी, कोई भी सरफेस अगर आपके पास आ गया, मान लेते हैं वो सरफेस आप मान सकते हैं रेक्टेंगुलर सरफेस है। ठीक है, ये है रेक्टेंगुलर सरफेस। ठीक है, इससे कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस लिंक हो रही हैं या फिर निकल जा रही हैं, ऐसे आप समझ सकते हैं, निकल भी गई, पास हो गई चारों फील्ड लाइंस। ठीक है, अच्छा ये सरफेस आप थोड़ा सा आपको टेढ़ा लग रहा होगा हल्का सा, लेकिन मेरा कहने का मतलब है सरफेस बिल्कुल सीधा है, स्ट्रेट सरफेस। आप मेरे हाथ समझ लीजिए, ये मेरा हाथ, इसके बीच में ऑब्स्टेकल आ गया, इस सरफेस को आप कन्फ्यूजन हो रही है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेरी आग चलती चली जा रही, चलती चली जा रही हैं, और फिर मेरे हाथों से क्या हुआ, ये मेरा हाथ एक सरफेस है, इस पर लिंक हुई, इस पर पास होना चाहती हैं और फिर आगे जाके इनसे निकल गई। ठीक है, यहाँ पे आप फाई को क्या बोलोगे, आपकी जो फाई की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, फाई की वैल्यू आएगी 4, क्योंकि 4 फील्ड लाइंस है ना, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, फाई की वैल्यू 4 आ गई, जब बिल्कुल सीधा था। समझ में आ रहा है। अब मैं एक और कंडीशन लेता हूँ, सरफेस बिल्कुल सेम है, इसी तरह का सरफेस है, थोड़ा सा हल्का सा टेढ़ा करें इसको। ठीक है, थोड़ा सा, मतलब जैसे यही सरफेस है वैसे ये भी सरफेस, सेम एरिया, इसको मैं लिख लेता हूँ सेम एरिया है, इसकी भी सेम एरिया और इसकी भी सेम ही एरिया है। मतलब एरिया मीन्स कि इसके शेप में कोई चेंज नहीं आया, इतना ही बड़ा है, इतना ही एंगल में सब कुछ है। अब मैं आपसे कहूँ कि ठीक है यहाँ पे भी उतना ही बड़ा शेप है, यहाँ पे आपको क्या दिखा है, क्राउडेड रीजन में है, क्राउडेड रीजन में है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतने ही स्पेस में चल रही हैं, उतना जितना मान लेते हैं कि ये इतना लेंथ जो है मान लेते हैं एल है। ठीक है, इतना लेंथ जिसमें 4 फील्ड लाइंस हमारी निकल रही थी, यहाँ पे भी हम समझते हैं कि उतनी लेंथ पे ही मान लेते हैं ये एल लेंथ है, और इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गई, इतना ही बड़े लेंथ में सिर्फ 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गई और ये पास हो गई। ठीक है,
यहाँ पे भी देखिए उस एल की वैल्यू सेम थी, यहाँ पे उतना ही बड़ा एरिया, यहाँ पे भी उतना ही बड़ा एरिया, लेकिन फ़र्क क्या आया, यहाँ पे जो आपकी फाई की वैल्यू आएगी वो 2 आएगी। इसका मतलब क्या आपको पता चला कि यहाँ पे कहीं ना कहीं फाई जो डिपेंड कर रहा है किस पे कर रहा है, फाई इज डिपेंड अपॉन एंड इट इज़ डायरेक्टली डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अभी आपने पढ़ के रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ के रखा है, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी, अगर एरिया सेम है, अगर जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतना ज़्यादा फाई होगा, क्योंकि मैंने देखा यहाँ पे उतनी ही लेंथ पे उतने ही गैप में आपने 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कराई उसी सरफेस से और फाई की वैल्यू 4 आ गई, और उतने ही लेंथ पे यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कराए, एरिया सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन यहाँ फाई की वैल्यू 2 आ गई। इसका मतलब क्या है, पहला केस जो हमारा है वो फाई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे, कि जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होंगी उतना ही ज़्यादा मेरा फाई होगा, उतनी ज़्यादा पास भी होंगी उसी सरफेस से। ये तो हमारी एक कंडीशन होगी कि फाई इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है। अब दूसरे कंडीशन पे समझते हैं, ठीक है। ये हमारा स्ट्रेट, हमारा ये क्या है, एक सरफेस है, इसको आप 3D में समझिए ना, मैं आप बात पर ऐसे बोल रहा हूँ, और ये फील्ड लाइंस मेरी ऐसे से जा रही हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे, और फिर ये पास होकर चली जा रही है, इस तरह समझिएगा शेप को, ऐसा मत समझिएगा कि ऐसे रखा है, नो इट्स ऐसे रखा है, ठीक है। तो समझते हैं, यहाँ पे इसकी एरिया मान लेते हैं ए है, ठीक है, ये इतनी बड़ी एरिया ए है, इसमें मेरी 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस हुई, ठीक है, 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यहाँ पे आपकी फाई की वैल्यू क्या आएगी, 4 आ जाएगी, सिंपली, एरिया सेम है। एक कंडीशन मैं आपको और देता हूँ, अब इसकी एरिया को हाफ कर लेते हैं, हाफ करने का मीन्स कि ये आधा हो गया यहाँ से, ठीक है, आधा कर लेते हैं, और इस आधे पार्ट को निकाल लेते हैं, ये आधा पार्ट कुछ इस तरीके से आपका निकल के आ जाएगा। ये क्या है, a/2 है। इतनी फील्ड लाइंस, इतनी 4 फील्ड लाइंस हमने यहाँ क्रॉस कराई थी, यहाँ भी कराते हैं। तो अब क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो ऊपर जो मिल रही थी, क्योंकि तो आधा हो गया चुका है, तो ये 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो ऊपर से निकल जाएंगी, और जो बची हुई 2 हैं ये फिर से इसी एरिया पे, इसी सरफेस पे क्रॉस कर जाएंगे, लिंक कर जाएंगे। इसका मतलब क्या है, क्या ये दोनों जो फील्ड लाइंस थी क्या ये क्रॉस की इस सरफेस पे, नहीं, क्योंकि ये इसकी एरिया क्या हो गई, हाफ हो गई। इंटेंसिटी सेम है, यहाँ भी 4 फील्ड लाइंस, यहाँ भी 4 फील्ड लाइंस, यहाँ भी इंटेंसिटी सेम, यहाँ भी इंटेंसिटी सेम, फर्क क्या है, एरिया में फर्क आया। एरिया को मैंने हाफ कर दिया तो पता चला कि यहाँ पे जो फाई की वैल्यू है वो 2 है। क्यों 2 है, क्योंकि यहाँ पे सरफेस पे लिंक सिर्फ 2 हमारी 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पार हो रही हैं, ठीक है, क्रॉस कर रही हैं ऐसे ऐसे। और यहाँ पे क्या था, 4 फील्ड लाइंस थी, इस कंडीशन में 4 था फाई, इस कंडीशन पे 2 था फाई। इसका मतलब क्या है, फाई हमारा किस पे फर्क डिपेंड कर रहा है, फाई हमारा एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है। एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एरिया को भी आप मत समझिएगा कि ये स्केलर, सॉरी हाँ वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर नहीं है ये, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको पता ही है कि आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया भी होती है, इसके बारे में पढ़ते हैं और आगे बढ़े अपने टॉपिक पे। लेकिन इसके पहले एक और छोटी चीज़, ये जो सरफेसेस हमारे टोटल दिए हुए जो सरफेस है हमारा, ठीक है, ये सभी सरफेस, चाहे इसको आप ले लीजिए, इनको भी ले लीजिए, आप किसी भी सरफेस को आप देख लीजिए, ये सभी क्या है, क्लोज्ड सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस, ठीक है। ये सरफेस क्या है, आपस में क्लोज्ड है, मीन्स कहीं से आपको खुले हुए नहीं दिख रहे, बिल्कुल बाउंडेड है, और फिर इनमें से लाइंस यहाँ पे क्रॉस आउट हो रही हैं, लिंक हो रही हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना होगा कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा होता है फॉर क्लोज सरफेस होता है, जो सरफेस क्लोज्ड हो और उनमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी निकल रही हो, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। अब आगे समझते हैं अपने दूसरे टॉपिक को, क्यों एरिया वेक्टर है, कैसे है, इसको समझते हैं। सो अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, एरिया एज ए वेक्टर। एरिया क्यों वेक्टर क्वांटिटी है, इसको समझते हैं। एरिया एज ए वेक्टर क्वांटिटी हुज डायरेक्शन इज नॉर्मल टू द प्लेन और परपेंडिकुलर टू द प्लेन और सरफेस। इसको समझते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी होती कैसे है एरिया को। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसको हम कहते क्या है, इस वेक्टर को एरिया वेक्टर कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप नहीं समझोगे तो फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको समझ में नहीं आएगा कि वो एरिया वेक्टर आता कहाँ से है। मैं बोलता हूँ कि ये जो मेरा हाथ है, ठीक है, ये सरफेस है, एक सरफेस आपको दिख रहा हुआ है, लेटा हुआ सरफेस है, ठीक। अब मैं चाहूँ मैं इसको ऐसे भी खड़ा कर सकता हूँ, तो ये भी हो सकता है और ये भी कंडीशन हो सकती है। अब ये जो बड़ी बात है कि भैया इसका वेक्टर कहाँ से, इसका जो डायरेक्शन है वो क्या होता है, मैंने यहाँ पे लिख के रखा है इज नॉर्मल टू द प्लेन, या फिर आप इस तरीके से समझ सकते हो परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक। अब इसको समझते हैं, परपेंडिकुलर टू सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस। यहाँ पे मेरा सरफेस है, इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, इस प्लेन का परपेंडिकुलर क्या होगा, कुछ इस तरीके की डायरेक्शन होगी। ये आपको समझ में आ रहा है। अब चाहूँ तो मैं इसको ऐसे घुमाऊँ तो क्या ये भी तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन इस नॉर्मल से ये भी तो टर्न आउट होगा, और फिर ये कुछ इस तरीके से आगे बढ़ेगा। आपको दिख रहा है एरिया वेक्टर, ये सरफेस है।
अच्छा एक चीज़ और है कि जब सरफेस ऐसे रहेगा तभी ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे से आपके पास क्रॉस होंगी। अगर आप ऐसे लेटाए रहोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स तो ऊपर से ही निकल जाएंगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि जब आप एरिया वेक्टर क्या होगा, एज इस पोजीशन में होगा, आपका सरफेस इस पोजीशन में होगा, और फिर सेम कंडीशन में जब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे से आपके सरफेस पे क्या करेंगी, लिंक करेंगी। ठीक, इस पर आप समझ रहे हैं एरिया वेक्टर कहाँ, एरिया वेक्टर कहाँ पे, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। यहाँ परपेंडिकुलर टू द सरफेस जो मेरा स्केच है डायरेक्शन दिखा रहा है किसका, एरिया वेक्टर का। आपका सरफेस ऐसे लेटा होगा तो इस तरह से होगा। 3D, ये 3D पिक्चर है, इसको आपको समझना पड़ेगा। 3D यहाँ पे डायरेक्शन आपको देखना पड़ेगा। ये हो गया हमारा एक्स, ये हो गया मेरा एक्स प्लेन, ये हो गया मेरा वाई प्लेन, ये हो गई मेरी जेड प्लेन। इस सरफेस को आपने ऐसे मूव करा, ये सर फिर परपेंडिकुलर बदल गया। इसको हम समझते हैं किस तरीके से। मान लेते हैं मेरे पास सरफेस है, ठीक है। अब इस सरफेस को आप इस तरीके से समझिएगा, इस तरह नहीं। सो इसका जो यहाँ पे एरिया वेक्टर होगा ये बाहर की तरफ निकलेगा। 3D है, जेड प्लेन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। कुछ इस तरीके जो मैंने अभी आपको दिखाया, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा और इसकी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर होगा। ये कंडीशन आप भूल जाइए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में ये कंडीशन तो आपको पढ़नी नहीं है इस तरह से, लेकिन ये कंडीशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब इसको मैं ऐसे नहीं दिखा रहा हूँ, मैं इस तरह से दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये जो हमारी फॉर्मेशन हो रही है सरफेस की, इस तरीके से सरफेस है, ठीक है। यहाँ पे मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे 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 इस पर लिंक हो रही हैं, सेम इसी तरीके से जैसे मेरे हाथ पे भी लिंक होगी, आगे आके क्रॉस आउट होंगी, ठीक है। इस पे क्या होगा, ये मेरा सरफेस, ये मेरा सरफेस है, उस पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, क्या होगी, नॉर्मल टू द प्लेन ना, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये है ना परपेंडिकुलर टू द प्लेन, है कि नहीं है? सो आपका आंसर होगा यस सर है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए मेरा हाथ, ये रहा मेरा परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ये इस तरफ भी आप दिखा सकते हो। यहाँ पे बस फर्क क्या हो जाता है कि 180 डिग्री बनता है और यहाँ पे हम समझते हैं 0 डिग्री। सो हम ज़्यादातर सोचते हैं कि 0 डिग्री पे ही देखें क्योंकि हमारा क्या होता है, फॉर्म आपको कैलकुलेशन आसान हो जाती है, इसलिए 180 नहीं देखते, हम 0 की तरफ देखते हैं। सो आप चाहिए तो आप इसको आप इस तरीके से भी, यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्मल टू द प्लेन हो गया ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी आगे जाएंगी, ऐसे ऐसे आगे जाएंगी, आपको दिख रहा है, ये हो गया आपका एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब ये सरफेस अगर मैं ऐसे कर दूं, मीन्स कि मेरा हाथ ऐसे हो जाए इस तरह, तो क्या मेरा परपेंडिकुलर सरफेस भी तो इसी तरह से, मतलब उसके वो तो उसके परपेंडिकुलर ही रहेगा ना, उसमें तो चेंजिंग आएगी नहीं। क्या कि फिर भी वो ऐसे रहेगा? नहीं, ये ऐसे नहीं रहेगा। अगर ये सरफेस मेरा ऐसे हुआ तो इसी के परपेंडिकुलर, इसी सरफेस के परपेंडिकुलर फिर मेरा ये वेक्टर ऐसे हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है ना? यही मेरा एरिया वेक्टर। ये मेरे समझाने का बहुत ज़रूरी पर्पस है क्योंकि अगर आपको ये नहीं समझ में आएगा फिर आगे आपको बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। कन्फर्म है आपकी कंडीशन, एरिया वेक्टर क्या है। अगर आपका कोई सरफेस है, अगर ऐसे है तो आपका परपेंडिकुलर बन जाए, ये देखिए ये भी परपेंडिकुलर है। अगर आपका सरफेस कुछ इस तरह से है तो ये इस तरह बनेगी। अगर फील्ड लाइंस मेरी ऐसे आ रही हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या है, सरफेस मेरा कुछ इस तरह से कुछ पोजीशन में है, लेटा हुआ नहीं है, खड़ा हुआ सरफेस है और इस पर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, लिंक्ड आउट होती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे जो अगला कंडीशन हमारा आ रहा है केस फर्स्ट की, फाई हमारा मैक्सिमम कब होगा। अभी तक हमने क्या जाना फाई के बारे में कि फाई मेरा क्या है, ई फाई ए इंटू ए जाना है अभी हमने, अभी और कुछ तो जाना ही नहीं है इसके बारे में, ठीक है, ई इंटू ए, ठीक है। और इससे भी पहले अभी हमने सिर्फ इतना ही जाना है कि ई जो हमारा फाई है वो किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे करता है, और जो हमारा फाई है वो किस पे डिपेंड करता है, एरिया वेक्टर पे भी डिपेंड करता है, ठीक। इन दोनों पे तो करता है ना कि नहीं करता, अभी हमने पूरा एग्जाम्पल देखा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों वेक्टर्स हैं। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को आप ज्वाइंट करोगे तो आपका कुछ इस तरीके का फाउंडेशन होगा, फाई इज इक्वल्स टू वेक्टर ई वेक्टर ए। अब इनके बीच में प्रोडक्ट तो लगेगा, प्रोडक्ट रूल तो लगेगा, लेकिन कौन सा प्रोडक्ट लगेगा, डॉट प्रोडक्ट लगेगा या स्केलर प्रोडक्ट लगेगा, यहाँ पे कंफ्यूजन है। यानी कंफ्यूजन ये है कि यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट लगेगा या डॉट प्रोडक्ट लगेगा, इसको समझते हैं। अच्छा, ये जो मेरे कंडीशन है कि फाई जो होगा मेरा मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम तभी होगा ना जब मेरा एरिया, चलिए ये ठीक है एरिया है, ये मेरी इंटेंसिटी है, 4 फील्ड लाइंस मेरी निकल रही हैं, एरिया सेम है, इंटेंसिटी भी सेम है। लेकिन जब मेरा सरफेस कुछ इस तरह से था, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड था, तब मेरी चारों फील्ड लाइंस क्रॉस हो गई ना। अब इस सरफेस को मैं थोड़ा सा ऐसे बेंड कर दूँ, मीन्स समझ रहे ना, इसको ट्रांसफॉर्मेशन करके इसको ऐसे कर दूँ, ठीक है, तो आपको ये पता चलेगा
कि कहीं ना कहीं ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी इसको क्रॉस ही नहीं करेगी, ठीक है। आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ये इसको क्रॉस ही नहीं की तो बाहर ही निकल जाएगी, तो लिंक करेगा ही नहीं। तो फिर ये जो 3 मेरी फील्ड लाइंस होंगी सिर्फ यही इससे लिंक होंगी। इसका मतलब क्या है, मेरा इंटेंसिटी भी सेम था ना, मेरा एरिया भी सेम था, लेकिन फ़र्क क्या आया, फ़र्क ये है कि ये जो पोजीशन था, ये जो मेरा सरफेस था, इस सरफेस को मैंने क्या किया, सिर्फ बेंड कर दिया। इस पर्टिकुलर सरफेस को मैंने क्या कर दिया, सरफेस इज बेंड, ठीक है। ये तो एक कंडीशन हो गई। अच्छा मैं फिर से वही कंडीशन लेता हूँ, यहाँ पे मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है, सेम एरिया। अब मैं क्या करूँ, इसका ट्रांसफॉर्मेशन करके इसको पूरे को लेटा दूँ ऐसे, ठीक है। ये मेरी कंडीशन बन गई कि मैंने इसको लेटा दिया। अब क्या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस होंगी इस पर, नहीं होंगी। कोई फाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। दिख रहा है ना, जब आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो होता है, जो आपका सरफेस होता है बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा रहता है, सो यहाँ पे फाई क्या होता है, मेरा मैक्सिमम होता है। दिख रहा है ना आपको। लेकिन जब ये लेट जाता है, मतलब लेटना मीन्स कि ये बिल्कुल इसके मतलब एकदम से क्या कहते हैं, ले डाउन हो जाता है, लाई डाउन हो जाता है, तो क्या दिखता है आपको कि चारों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सीधे सीधे निकल जा रही है, इस पर तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। सो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, फाई मेरा मिनिमम हो जाएगा। अब ये पता कैसे चला, मेन बात। लेकिन अच्छा कंडीशन तो मेरी यही रहेगी ना, ये तो आपको कंफर्म है। यहाँ पे फाई क्या होगा, मिनिमम होगा जब लेट जाएगा। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यहाँ पे एरिया भी सेम, इंटेंसिटी भी सेम, लेकिन नहीं, फाई तो जीरो आ रहा है और यहाँ पे फाई मैक्सिमम आ रहा है। ऐसा क्यों है, ये फंडा क्या है। अब मैं यहाँ पे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का खेल जो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, इसको समझना होगा, ठीक है। समझते हैं इस बात को। यहाँ पे क्या था, अभी मैंने देखा ना कि यहाँ जब स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा तो बिल्कुल ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। क्यों निकलेंगी, ये मेरा सरफेस है स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, कुछ इस तरफ से होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या निकलेंगी, इस तरफ निकलेंगी, ऐसे निकलेंगी, ऐसे भी निकलेंगी, ठीक है। अच्छा हर एक सरफेस पे हर एक कितने सारे परपेंडिकुलर हो सकते हैं नॉर्मल, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एक ही होगा। इसके लिए यहाँ पे भी परपेंडिकुलर बन सकता है नॉर्मल टू द प्लेन, इसके लिए यहाँ भी बन सकता है, इसके लिए परपेंडिकुलर यहाँ। एरिया वेक्टर तो कई सारे हो सकते हैं ना, पर्टिकुलर आप छोटे छोटे सरफेस में बांट लो अगर इसको, तो सबके परपेंडिकुलर ऐसे से बन जाएंगे, निकल जाएंगे नॉर्मल टू द प्लेन। अरे मेरे कहने का मतलब फॉर स्मॉल प्लेन यार, फॉर स्मॉल सरफेस ds आप समझ सकते हो ना। स्मॉल डिस्टेंस के लिए मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस पर क्रॉस करें, इस पर आपको दिख क्या रहा है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेरी जो आगे बढ़ रही हैं, ठीक है। और ये जो एरिया वेक्टर है, इसमें जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, ज़ीरो बन रहा है यार, थीटा। ये जो हमारा थीटा बन रहा है यहाँ ज़ीरो बन रहा है। दिख रहा है ना आपको, मैं यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाऊँ, ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और यहीं पे सेम मेरा एरिया वेक्टर, ये मेरा एरिया वेक्टर, ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। ये आगे निकल रही है ना, ये तो है नहीं कि यहाँ पे रुक गई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से क्रॉस हो रही ना, इसी एरिया वेक्टर पे ही तो जाके बिल्कुल ले डाउन होकर निकल जा रही है। इसका मतलब कि इन पे कोई एंगल बन रहा है, नहीं बन रहा है, ज़ीरो। थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। जब थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है वो ज़ीरो हो जाता है। सो आपको दिखता है कि हमारा मैक्सिमम फ्लक्स जनरेट हो रहा है। दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे यही तो मेरी कंडीशन थी कि देखिए मैक्सिमम फ्लक्स हो रहा है जनरेट। क्यों हो रहा है, क्योंकि थीटा जो है मेरा ज़ीरो हो जा रहा है, तभी मैक्सिमम हो रहा है, ठीक है। अब मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे देखिए मेरा सरफेस कुछ इस तरीके से बेंड, यहाँ पे क्या कह सकते हैं, ले डाउन है, और यहाँ पे ऐसे 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 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही, यहाँ पे मिनिमम है। क्यों मिनिमम है, क्योंकि ये जो यहाँ पे ये जो मेरा नॉर्मल टू द प्लेन बनेगा, ये कुछ इस तरीके से बनेगा ना। इसमें आपको क्या दिख रहा है, इसमें आपको ये दिख रहा है कि ये रहा मेरा क्या, एरिया वेक्टर, और ये रही मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इनके बीच थीटा क्या बन रहा है, वो थीटा बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है ना। जब 90 डिग्री बन रहा है, जब थीटा 90 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पे मिनिमम हमारा फ्लक्स क्या है, मिनिमम है। कोई भी लाइन इस पर क्रॉस ही नहीं हो रही है, मिनिमम। अब यहाँ पे कंडीशन मुझे कुछ इस तरीके से बैठानी होगी कि जीरो पुट करने में मैक्सिमम फ्लक्स आए। सो हमें पता है अगर हम जीरो पुट करते हैं तो कॉस या साइन किस में मिनिमम मैक्सिमम आएगा, यहाँ पे मैक्सिमम उस पर आएगा जब हम यहाँ कॉस ज़ीरो ले लेंगे। कॉस थीटा की जगह कॉस ज़ीरो की वैल्यू अगर हम रखेंगे, सो कॉस ज़ीरो की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इसका मतलब फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए लगेगा, डॉट प्रोडक्ट लगेगा, क्योंकि जब डॉट प्रोडक्ट को आप तोड़ते हो तो कॉस थीटा निकलता है। यानी इसको हम पूरी तरीके से फ्लक्स को लिखें तो ई ए कॉस थीटा, ठीक है। अब इसके हिसाब से फ्लक्स मेरा कब ज़्यादा होगा, जब कोई भी सरफेस, कोई भी एरिया वेक्टर और
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का जो एंगल थीटा 0 होगा। सो इसका मतलब जब कॉस थीटा मेरा 0 हो जाएगा, सो मेरा जो वैल्यू निकलेगी कॉस 0 की वो क्या निकलेगी, थीटा 0 तो कॉस 0 की वैल्यू 1। सो इसका मतलब फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए, जितनी इंटेंसिटी होगी जितना एरिया वेक्टर होगा मेरा, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे कि मैग्नीट्यूड को, वही फाई मेरा क्या हो जाएगा, ई इंटू डी एस भी लिख सकते हो, क्योंकि आपके स्मॉल, ये आपके स्मॉल सरफेस के लिए हो जाएगा, फॉर स्मॉल सरफेस। ठीक है, क्योंकि ई तो आपका यहाँ पे सेम ही रहेगा ना, सरफेस में आपके चेंजिंग आएंगे तो ई डी एस हो जाएगा। यहाँ पे अब मिनिमम कब होगा, यहाँ तो हमें मैक्सिमम पढ़ा ना, केस सेकंड पे चलते हैं। यहाँ पे केस सेकंड समझ ही लेते हैं यहीं पे। केस सेकंड कब, जब हमारा मिनिमम कब होगा, जब मेरा कॉस 90, क्योंकि कॉस 90 क्या होता है, 0 होता है। यानी सेकंड कंडीशन मिनिमम कब होता है, कब मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के बीच में 90 डिग्री बनता है, जब मेरे यहाँ पे 90 डिग्री आपको दिख रहा था ना, ये देखिए 90 डिग्री एरिया वेक्टर और ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आगे निकल रही थी। यहाँ पे आपको 0 दिख रहा था, इसलिए आपका मिनिमम हो गया। सो ई इंटू ए, यहाँ भी हमारा डॉट ही प्रोडक्ट लगेगा कि सेम लगने ही वाला है हर जगह। सो मिनिमम फ्लक्स यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि यहाँ 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 हो जाएगा तो इसका मतलब टोटल फ्लक्स क्या, फाई इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो गया मिनिमम। ठीक है, ये आपको बिल्कुल केस, यहाँ पे स्टडी पूरी हो चुकी है हमारी। जो फ्लक्स के बारे में इंफॉर्मेशन थी वो इतनी ही थी। यहाँ पे आपको जानना था कि कब मैक्सिमम होता है, कब मिनिमम होता है। इसके लिए हम एक छोटी सी यहाँ पे समराइज करके लिख देते हैं साफ तरीके से सब चीज़। यहाँ पे हम समरी कर लेते हैं। ई इंटू ए डॉट प्रोडक्ट लगेगा, इसका मतलब फाई की वैल्यू क्या होगी, फाई की वैल्यू होगी ई ए कॉस थीटा। ठीक है, ये थीटा ऐसा नहीं है कि हमेशा मैक्सिमम में मिनिमम होगा, इनके बीच में कुछ भी हो सकता है, फाई की वैल्यू चेंज भी हो सकती है। क्यों, जब कभी भी मान लीजिए मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है और इसमें एरिया वेक्टर क्या बन रहा हो, एरिया वेक्टर मेरा कुछ इस तरीके से बन रहा हो, तो कुछ भी एंगल हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा 90 डिग्री बनेगा या हमेशा 0 ही बनेगा, चेंज तो आएगा ही आएगा। ठीक है, हम थोड़ा बेंड करेंगे सरफेस को, पूरा बेंड कर देंगे, लेटा ही देंगे तो कुछ और हो जाएगा, सीधा रखेंगे जब मेरा 0 बन जाएगा तो मैक्सिमम होगा। यहाँ पे मैंने पूरी स्टडी की है। सो फॉर मैक्सिमम फ्लक्स क्या होगा, हमारा जो थीटा होगा वो 0 होगा और फिर जो मेरा कॉस 0 होगा वो 1 होगा, तब यानी मेरा जो फाई होगा वो क्या होगा, ई डॉट नहीं लगाना, यहाँ पे ई ए लगा देंगे, क्योंकि अगर हम डॉट लगा देंगे तो यहाँ पे मेरा तो वहाँ पे तो मेरा डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट लग जाएगा ना, डॉट प्रोडक्ट लग जाएगा। यहाँ पे वेक्टर तो दिखाना नहीं, सिंपली मैग्नीट्यूड दिखा रहे हैं। सो ई ए हो जाएगा। फॉर मिनिमम फ्लक्स मेरा थीटा 90 हो जाएगा, फिर 90 होगा तो कॉस 90 की वैल्यू हमें पता है वो होती है 0। सो मेरा फाई होगा वो 0 हो जाएगा, यानी मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, इतनी सी बातें हमें जाननी थी। और आज के लेक्चर में मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे एक छोटा टॉपिक और ख़त्म कर देते हैं, जिसमें हम गॉस थ्योरम के बारे में यहाँ पे सोच रहे हैं कि यहीं पे आप रह देते हैं और फिर गॉस थ्योरम अगले लेक्चर में समझते हैं। उसके एक एप्लीकेशन पे भी नज़र डालेंगे और फिर उसके बारे में भी स्टडी करेंगे अगले लेक्चर में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा यहीं पे ख़त्म हो गया और डीप नॉलेज आपको मिली होगी, मैं होप करता हूँ। और चैनल पर लगे रहिए, आप देखते रहिए वीडियो, कि आपके लिए ये सब। ठीक है, और मिलते हैं अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 7 में। बड़ा लेक्चर होने वाला है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही टॉपिक्स हैं, मैं आपको मिला नहीं रहा हूँ सारे टॉपिक्स को, इसलिए छोटे छोटे वीडियोस बन रहे हैं अभी। ठीक है, अब अगले लेक्चर में समझेंगे हम गॉस थ्योरम के बारे में, गॉस लॉ के बारे में, क्योंकि मैंने सोचा था कि यहीं पे आज दोनों ही टॉपिक कवर होगा, लेकिन नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगा कि हो पाएगा, बड़ा हो जाएगा वीडियो, कोई फ़ायदा नहीं है। अगले लेक्चर में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।